आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th की चैप्टर फर्स्ट। आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसको हम विस्तार से देखेंगे, सारी हेडिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारा चैनल है सीबीएसई ज्ञान। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाकर सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस क्लास 8 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटीज के मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप का मतलब होता है फसल, उसका मैनेजमेंट करना है, और प्रोडक्शन यानी हम कैसे उसको प्रोडक्शन करते हैं और कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉप से। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल। When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. इसका मतलब ये है कि जब हम देखते हैं किसी भी फील्ड में ज्यादा मात्रा में जब हम फसलों को उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। यानी कि एक जगह पर ज्यादा मात्रा में जहां फसलें उगाई जाएं उसको हम क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ दैट व्हीट। यानी कि अगर हम एक खेत में देखते हैं यानी एक फील्ड में देखते हैं तो वहां पे अगर व्हीट का मतलब होता है गेहूं, यानी गेहूं उगा है तो बहुत सारे गेहूं के पेड़ होंगे या पौधे होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे, यानी कि गेहूं की फसल बोलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दो पौधे लगे हुए हैं उसी को हम फसल बोलते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में लगे होने चाहिए उसको हम फसल बोलते हैं। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप्स जो होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। सीरियल्स की हो सकती हैं, वेजिटेबल्स की हो सकती हैं, फ्रूट्स की हो सकती हैं, अन्य भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हमने जो क्रॉप्स हैं उनको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया है। वो है फर्स्ट खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, यानी ऐसी फसलें जिनको रेनी सीजन में उगाते हैं यानी बरसात वाले मौसम में उगाते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, यानी जून से लेकर के सितंबर तक इनको उगाया जाता है खरीफ क्रॉप को। इसके एग्जाम्पल हैं, यानी खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी। पैडी का मतलब होता है धान यानी कि चावल की खेती। इसके बाद में आता है मेज। मेज यानी मक्का यानी मक्के की खेती। सोयाबीन। सोयाबीन का मतलब सोयाबीन ही होता है तो सोयाबीन की खेती। ग्राउंडनट मतलब होता है मूंगफली यानी मूंगफली की खेती। सूती कपड़ा यानी कि रुई जो होती है उसको हम कॉटन बोलते हैं तो उसकी खेती। यानी कि इन सबको हम खरीफ क्रॉप में रखते हैं, यानी ये जून से लेकर के सितंबर तक उगाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में देखते हैं द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसी क्रॉप जिनको विंटर सीजन में उगाते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हीट यानी कि गेहूं। ग्राम यानी कि चना। पी मतलब मटर। मटर को हम ठंड में खाते हैं इसलिए मटर भी यही आएगा। इसके बाद में है मस्टर्ड यानी कि सरसों की खेती। और लेंसेड यानी कि अलसी। इन सबको हम उगाते हैं अक्टूबर से मार्च के महीने में। यानी अक्टूबर में भारत में क्या होता है? ठंड पड़ती है, इसलिए इनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। इसको उगाते हैं हम अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के महीने में यानी सर्दियों में। आगे देखते हैं। पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। जो सब्जियां होती हैं और जो पल्सेस यानी दालें होती हैं आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, यानी कि गर्मियों में इनको उगाया जाता है। लेकिन सब्जियां तो क्या है, हम किसी भी मौसम में अब हमको मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, अब हमने जो खेती से जो चीजें हैं यानी कि जो धान था या अन्य जो चीजें थी, गेहूं थे, उनको हम कैसे उगाते हैं यानी कि उनमें हमारी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी फार्मर्स के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं जिनसे इन फसलों को उगाया जाता है, उनको समझेंगे इसमें। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो जमीन होती है
उसको खेती योग्य बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा सोइंग, यानी कि बीज का उगाना, यानी बीज को पहले बोएंगे तभी तो हमारा बीज उगेगा। तो फिर सेकंड है हमारा बीज को बोना। थर्ड है हमारा बीज बोने के बाद हम उसमें क्या लगाते हैं, खाद लगाते हैं और फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, यानी खाद और उर्वरक लगाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा सिंचाई, यानी कि उसको हम पानी देना, तो उसको हम बोलते हैं सिंचाई करना। इसके बाद में है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट्स। क्या होता है, जो हम खेती करते हैं उसके साथ में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ना चाहते हुए भी उगाते हैं, उनको हम खरपतवार या वेट्स बोलते हैं, उनको हटाना। इन सब के बारे में हम आगे बहुत डीपली भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम एक ब्रीफ में देख रहे हैं, फिर हम इसको डीप में पढ़ेंगे। अगला है हमारा हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई, यानी हमने जो फसल उगाई है उसको हम काटने वाले हैं, इसको हम कटाई बोलते हैं। इसके बाद में है स्टोरेज, जो हमारी फसल है उसको हम स्टोर करना है, यानी कि उसको एक जगह से व्यवस्थित रखना, इसको हम स्टोरेज बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल है हमारी मिट्टी है उसको हमें खेती योग्य बनाना है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी कि जो हम फसल उगाना चाहते हैं उससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना होगा, खेती योग्य बनाना होगा। सेकंड है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि जो हमारी सॉइल है उसको टर्न करना और लूजन करना, यानी कि उसको जोतना, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है खेती में। थर्ड पॉइंट है हमारा द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो इनटू द सॉइल। क्या होता है, जो हमारा पौधा होता है जब वो अंदर यानी कि जमीन के अंदर तक चला जाए तब भी उसमें क्या है, वो ब्रीथ कर सके, यानी सांस ले सके। इसके लिए क्या होता है, हमें अच्छी तरह उसको जोत लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो एयर है वो आसानी से अंदर तक जा सकती है, जिससे वो क्या कर पाएगा, ब्रीथ कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है, यानी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स कौन होते हैं, केचुए। केचुओं को क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म्स। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब हम अच्छी तरह से जो हमारी जमीन है उसको जोत लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, उसमें अर्थवॉर्म की ग्रोथ होगी, जो हमारे लिए क्या है, अच्छे होते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, खेती की चीजों को अच्छा बना देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, यानी कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फार्मर्स के फ्रेंड्स कौन होते हैं, तो हम बोलेंगे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि ये क्या करते हैं, ह्यूमस को सॉइल में ऐड करने में हेल्प करते हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है खेती करने के लिए, जिसमें क्या होता है, हमको जो जमीन होती है उसको जोतना पड़ता है। इससे क्या होता है, अर्थवॉर्म की ग्रोथ होती है। और इसके अलावा जो अर्थवॉर्म्स हैं वो फार्मर्स के क्या है, फ्रेंड्स हैं। आगे के पेज पे बढ़ते हैं। आगे के पेज पे हम देखेंगे प्लोइंग, यानी कि जोतना। जो जोतने की प्रोसेस है उसको हम कैसे करते हैं, तो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, यानी कि जो हमारी जो सॉइल है उसको लूजन करना और उसको टर्निंग करना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, यानी इसको हम प्लो के द्वारा, यानी कि जो जोतने का जो मशीन होता है उसके द्वारा इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये मशीन लगाया हुआ है, ये जोतने का कार्य करता है। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोज होते हैं पहले जो थे वो वुड के बने होते थे, लेकिन अब क्या है, वो आयरन के बने होते हैं। अब क्या है, जो हमने जोत लिया इसके बाद में क्या करेंगे, हम जो सॉइल है उसको लेवल करना है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, यानी लेवलर के द्वारा उसको क्या करेंगे, हम उसको लेवल करेंगे, यानी कि इकसार करेंगे। अब हम देखते हैं प्लो के बारे में, जिसको हम हल भी बोलते हैं। आपने अब जो गांव में है उनमें देखा होगा, हल का प्रयोग होता है खेतों को जोतने के लिए। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वेट्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, यानी ये क्या है,
बहुत सारे कामों में यूज होता था, जैसे कि खेत को जोतने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, और रिमूविंग द वेट्स। वेट्स कौन होते हैं? खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, वो भी फसल के साथ उग जाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। प्लो में क्या होता है, एक लॉन्ग लॉग होती है जो लकड़ी की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लो शाफ्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं हु के बारे में। हु क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये जो मशीन है, इसका यूज करते हैं हम वेट्स को हटाने के लिए और लूजनिंग द सॉइल, इन दो कामों के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास में एक हु है, यहाँ पे ये इसकी ग्रिप होती है, ये इसका हैंडल है पूरा, एंड दिस इज द बीम। तो ये हमारे हु का स्ट्रक्चर होता है। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होती है? एक रॉड होती है जो लकड़ी की हो सकती है या फिर आयरन की भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये क्या करती है? जो आयरन की जो प्लेट है, ये एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, जिससे कि क्या है, बहुत सारे जो पेड़ हैं या वेट्स हैं उनको हटाने में आसानी से मदद होती है। हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? इसका यूज हम आधुनिक जो दिन है यानी अब करने लगे हैं, पहले से इसका यूज नहीं होता था, यानी पहले ये उपलब्धि नहीं था, तो अभी इसकी खोज हुई है। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। पहले क्या होता था? बैलों के द्वारा हम कल्टीवेशन करते थे, यानी खेती वगैरह के सारे काम बैलों से करते थे। लेकिन आज क्या है, हम कल्टीवेटर और ट्रैक्टर वगैरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो कल्टीवेटर का यूज है वो क्या करता है? लेबर को कम करता है और सेव करता है टाइम को, यानी कम समय लगता है और कम लोगों की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा शोइंग। शोइंग क्या है? शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग का मतलब होता है बोना, यानी कि बीजों को बोना, उसकी प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं। यानी सोइंग करने से पहले हमें क्या करना होता है? जो हमारे बीज होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। यानी अच्छी वैरायटी के सीड्स को ही हमें लेना चाहिए उगाने के लिए। यानी अगर हमने खराब क्वालिटी के सीड्स लिए तो पहली बात तो वो उगेंगे नहीं, और हमारी जो जमीन है उस पर वो पौधा नहीं उगेगा, तो क्या होगा? पैसा भी जाएगा और काम भी नहीं होगा। इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी के ही सीड्स का यूज करना चाहिए। इसके बाद में है हमारा, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। फार्मर्स उन सीड्स को यूज करते हैं जो कि हमें क्या दें? ज्यादा मात्रा में उसमें से पैदावार दें, यानी कि हमें जो भी चीजें मिले वो ज्यादा मात्रा में मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब हमें सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करना है उसको देख लेते हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो खराब बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अंदर से घुन जाते हैं, तो क्या होते हैं? वो हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो वो वाटर में फ्लोट करते हैं, यानी तैरते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बीजों को चेक करना है, तो हमने ये टप लिया, इसमें क्या है? पानी भर लिया पूरे में, और हमने क्या इसमें बीज डाल दिए। जो बीज नीचे बैठ गए वो बीज तो होंगे अच्छे, नीचे बैठने वाले बीज कैसे होंगे? अच्छे। और जो ऊपर तैरेंगे वो बीज, वो क्या होंगे? खराब। वो बीज खराब होंगे, उनको आप फेंक दीजिए, और जो अच्छे बीज हैं उन्हीं का हमें यूज करना है। आगे देखते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये एक अच्छा तरीका है हमको अच्छे बीजों को और खराब बीजों को अलग करने का। आगे देखते हैं। आगे है स्टूडेंट्स हमारे ट्रेडिशनल टूल्स।
ट्रेडिशनल टूल्स वो टूल्स होते हैं जिनको हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, यानी अभी जिनकी खोज नहीं हुई थी, यानी कि जो टूल्स पहले से यूज हो रहे हैं उनको हम ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं, और जो आधुनिक टूल्स हैं जिनको हम अभी से यूज करना शुरू किया है, इनको हम मॉडर्न टूल्स बोलते हैं। द टूल्स used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। ये क्या होते हैं? फनल। फनल अब हमारे पास में है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होती है? Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। ट्रैक्टर्स की मदद से इसका हम यूज करते हैं। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। सीड ड्रिल का यूज करते हैं जो हमारा बीज है उसको हमें लगाने के लिए। ये क्या करता है? प्रॉपर डिस्टेंस यानी प्रॉपर दूरी पर बीजों को डालने का काम करता है। इसके अलावा उनको अच्छी गहराइयों में भी पहुंचा देता है। इसके अगला पॉइंट है, इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इससे क्या होता है, जो सीड होता है वो आसानी से अंदर तक गहराइयों में पहुंच चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। क्या होता है, जो सीड्स होती हैं उनको बर्ड्स खा जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह अंदर गहराई में सॉइल के डाल देते हैं, तो जिससे कि जो बर्ड्स हैं वो उसको ना ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये क्या करता है? टाइम बचाता है और लेबर को भी बचाता है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट वन, यहां से देखिए आप, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टीचर पूछते हैं। वो है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर्स। ऐसी चीजें या ऐसे पदार्थ जिनको हम अपने पेड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए डालते हैं और जो पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स। अब देख लेते हैं मैन्यूरिंग के बारे में। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर। यानी कि अगर हम कंटिन्यूअस लगातार हम क्रॉप को उगाते रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जमीन है वो क्या हो जाएगी? बंजर। तो बंजर भूमि को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको मैन्यूर मिलाना चाहिए, और क्या मिलाना चाहिए? फर्टिलाइजर्स मिलाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारी जो जमीन है वो जल्दी से खराब नहीं हो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मैन्यूरिंग, यानी कि एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स। आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मैन्यूर के बारे में। ये क्या होती है? खाद। खाद को ही हम मैन्यूर बोलते हैं। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल। यानी प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? मैन्यूर मिलती है, यानी गोबर वगैरह जो होते हैं उनसे हमें मैन्यूर प्राप्त होती है। इसका यूज क्या करते हैं हम? खेतों में। खेतों में ये क्या करते हैं? उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस फसल को देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ क्या होती है? हाई ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल। देखो ये केमिकल्स होते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? गोबर वगैरह जो होते हैं भैंसों के या गाय के, उससे हमें मैन्यूर मिलता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जो कि हमें फैक्ट्रीज से बन के आते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ना कि खेतों में, या फिर हम बोल सकते हैं घरों में। जो हमारी गाय होती है वो हमारी मैन्यूर बना देती है, बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। व्हाट इज एनपीके? इट इज नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crop. यानी कि अच्छी फसल प्राप्त करने में हमको फर्टिलाइजर्स मदद करते हैं। नेक्स्ट है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड इट द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में सिर्फ फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो हमारी जमीन क्या हो जाएगी? नॉन फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि वो बंजर हो सकती है। आगे देखते हैं।
आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स और द मैन्यूर, यानी कि फर्टिलाइजर्स के बीच में और मैन्यूर के बीच में हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। तो इनको समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इफ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि मैन्यूर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, यानी कि जो गाय और भैंस होती हैं उनके गोबर से इसको प्राप्त किया जाता है। ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज, जो हमारे ह्यूमन वेस्ट हो या प्लांट की जो चीजें होती हैं बची हुई, उनसे हम मैन्यूर प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जा सकते हैं, जबकि मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जो मैन्यूर हैं वो फील्ड्स में बनाए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कोई भी ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं सॉइल के लिए, जबकि मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस, जो मैन्यूर है वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस टू द सॉइल, यानी सॉइल के लिए ह्यूमस प्रदान करता है, जबकि फर्टिलाइजर्स ऐसा कुछ भी प्रदान नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में जिनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस और पोटेशियम, जो मैंने बताया था आपको NPK। ठीक है, इसके अलावा यानी कि N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर K, इसको बोलते हैं NPK। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स, जो मैन्यूर होते हैं वो लेस रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कंपेयरिंग टू द फर्टिलाइजर्स। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर, यानी कि खाद के जो हमारे पास में क्या क्या अच्छाइयां हैं उनको देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, जो मैन्यूर होती है उसको फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। दिस इज बिकॉज इट इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो खाद होती है वो क्या करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है सॉइल की, यानी कि जो मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगी, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स द सॉइल पोरस, यानी कि जो हमारी सॉइल है इसको ये पोरस यानी खोखली करने में बहुत मदद करती है, जिससे क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है आसानी से गैसें अंदर और बाहर जा सकती हैं मिट्टी में, इसलिए मैन्यूर को अच्छा माना जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये क्या करती है, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा देती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट कर देती है, यानी अच्छा बना देती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो चैप्टर हैं उन सबको आपको कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस हैं, यानी इसका जो सॉल्यूशन है या आगे वाले मैथ वाले या साइंस के कोई भी चैप्टर हैं उन सबको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम सिंचाई के बारे में, यानी इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि इसका डेफिनेशन है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि जो हमारी क्रॉप है उसको हमें क्या देना है, पानी देना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या यूज करते हैं हम। तो हम यूज करते हैं वेल्स यानी कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं पानी देने के लिए फसलों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बहुत सारे ऐसे मेथड्स थे जिनका हम पहले यूज करते थे, जब अब यूज नहीं करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे। तो पहला है हमारा मोट, इसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली और फोर्थ है रहर। इन सब के बारे में नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मोट या फिर पुली सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये कुआं होता था, कुएं में क्या होता था, यहाँ पे एक पुली लगाई जाती थी और इसको रोप के सहारे यानी कि रस्सी के सहारे
इसमें डुबो दिया जाता था और वाटर को खींच लिया जाता था और जल को यहाँ डाल दिया जाता था। इससे क्या होता था, ये धीरे धीरे खेतों में चला जाता था और जो हमारी फसल थी उसकी सिंचाई होती थी। तो ये काफी आसान रहता था। लेकिन आज के अगर हम दौर में देखें तो अब ये काफी मुश्किल है कि इस प्रकार से सिंचाई करना, ये काफी डिफिकल्ट टास्क है आज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है हमारा चेन पंप। इसमें क्या होता था, यहाँ पे एक कुआं होता था, कुएं में हम क्या करते थे, इस तरीके से एक बाल्टी लगा देते थे और ये देखो यहाँ से इसको इस तरीके से एक रस्सी के सहारे या जो घुमाने वाला होता है उसके सहारे इसको लगा दिया जाता था। अब ये क्या होता था, ये घूमता था और ये जब घूमेगा तो देखो स्टूडेंट यहाँ से ये अंदर जाएगा और अंदर जो बाल्टी होगी ये उल्टी टाइप की होगी, यानी यूं होगी, और जब ये पानी में ऐसे घूम करके वापस आएगा और यहाँ पे ये पानी को ढकेल देगा। तो इस तरीके से भी इसको सिंचाई के लिए यूज किया जाता था। इसको हम चेन पंप बोलते थे। हमारा थर्ड है स्टूडेंट डेकली। इसमें क्या होता है, इसमें एक इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, एक लकड़ी से इसको यहाँ पे बांध देते थे, एक लकड़ी से, और यहाँ पे क्या होता था, एक वजन की कोई भी चीज रख लेते थे। अब क्या होता था, जब इसमें हम आसानी से इसको बाल्टी को अंदर डुबोते थे, बाल्टी डुबोने के बाद में इसको बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए वजन है जो कि आसानी से उस बाल्टी को बाहर निकालने में मदद करेगा। थोड़ा ही फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर हो जाती थी और यहाँ से इस पानी का यूज कर लेते थे खेतों में सिंचाई के लिए। इसको बोलते हैं डेकली। इसका यूज पहले होता था, आजकल इन सब का यूज बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स लीवर सिस्टम। ये सिस्टम उन सब से काफी अच्छा रहता था क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में पानी को जल्दी से निकाला जा सकता था। तो यहाँ पे क्या होता था, ये एक लीवर होता था जिसमें किसी भी पशु को बांध देते थे। ये पशु क्या करता था, इधर राउंड राउंड घूमेगा और जैसे ही राउंड राउंड घूमेगा तो ये भी क्या है, ये चक्का है जो वो घूमेगा और चक्का घूमने के साथ में क्या होता था, ये जो वाटर है उस वाटर को इसमें बाल्टियों में भर लेगा और बाल्टियां क्या है, कई सारी बाल्टियां होती थी, यानी 4 या 5 बाल्टियां 6 बाल्टियां इसमें लगा देते थे, जो बाल्टियां इसमें से पानी को निकाल करके बाहर डाल देती थी। तो इसको हम बोलते हैं रेट या लीवर सिस्टम। काफी आसान है, ये कोई कठिन चीज नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी आजकल हम किन किन मेथड्स को यूज करते हैं। तो उसमें मुख्यतः 2 सिस्टम्स हैं, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो चलिए स्प्रिंकलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस सिस्टम का यूज हम वहां करते हैं जहां पे बहुत जो वाटर है उसकी ज्यादा कमी रहती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में वाटर मौजूद नहीं है, उसमें हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में यहाँ पे क्या है, पाइप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या करेगा, यहाँ से बूंद बूंद में पानी इस तरीके से फुवारे की तरीके से पानी पूरी फसलों में लग जाता है। तो इससे क्या होता है, कम पानी का यूज होता है और जो फसल है उसमें पूरी तरीके से पानी लग जाता है। तो ये काफी बेनिफिशियल रहता है, यानी कम पानी में अधिक कार्य करता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तब परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at the regular interval। ये जो पाइप्स होते हैं ये मेन पाइप से जुड़े होते हैं और इस तरीके से ये आप देख रहे हैं फुब्बारे से पानी लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, बूंद बूंद पानी सिर्फ जड़ों में जाता है, यानी कि जो जड़ें होती हैं पौधों की सिर्फ उनमें पानी लगता है, इसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots, so it is called drip system। यानी सिर्फ जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिप सिस्टम। ये कहाँ पे यूज होता है, फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में एंड ट्रीज में, जो कि काफी दूर दूर होते हैं लगे हुए, उसमें इनका यूज करते हैं ड्रिप सिस्टम का। अब स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं वेट्स के बारे में। वेट्स क्या होते हैं, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ में उग जाते हैं, उसको हम वेट्स बोलते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेट्स, इनको हम वेट्स बोलते हैं।
और इनके जो रिमूविंग करना यानी कि रिमूवल ऑफ बैट्स इज कॉल्ड वेडिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, बैट्स में से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब हम देख लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैट्स, यानी जो बैट्स थे उनसे हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, यानी उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बैट्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेडिसाइड्स। वेडिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैट्स से हमारे या हमारी फसल को बचाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2,4-D। 2,4-D का मतलब है 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आपको इसके पूरे नाम की जरूरत नहीं है, ना आपकी बुक में दे रखा है, बट मैंने आपको जानकारी के लिए दे दिया। कुछ स्टूडेंट जिनको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट आपके में सिर्फ 2,4-D है, तो देख लेंगे आप। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द बैट्स। ये क्या करते हैं, सिर्फ जो बैट्स होते हैं उनको किल करते हैं, ये जो हमारी क्रॉप होती है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है स्टूडेंट्स हमारे लिए हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जब हमारी फसल जो पूरी बन जाती है, बन के पक जाती है, उसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटने का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब जब हार्वेस्टिंग हो गया, इसके बाद में क्या है, हमें थ्रेसिंग करना है, यानी कि जो हमने फसल काटी उससे हमें जो ग्रेन्स हैं उसको अलग करना है। तो उस यानी कि ग्रेन से भूसे को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, यानी कि भूसा से जो ग्रेन्स है उसको अलग करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये उस मशीन से यूज किया जाता है जिसको हम कंबाइन बोलते हैं। काफी आसानी से जो थ्रेसर है या उसको कंबाइन भी बोलते हैं, बहुत आसानी से भूसे को और ग्रेन्स को अलग कर देती है। अब अगली जो प्रोसेस है हमारी है वो विनोविंग। विनोविंग क्या है, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाप। ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, ग्रेन को चाप से अलग करते हैं। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जो है हमारा स्टोरेज। अब हमारा क्या था, यानी कि जो हमारी फसल है वो बन चुकी है, अब हमें उसको क्या करना है, स्टोर करना है। यानी कि हमारे ग्रेन्स हमारे पास में मौजूद हैं, उनको हमें स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करेंगे, द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। यानी जो हमारी फसल है उसको हमें लॉन्गर टाइम तक रखना है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, यानी नमी से उनको बचाना है। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से, चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। यानी कि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने इसमें से सारे जो कंसेप्ट थे उनको लेने की कोशिश करी है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे जो चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको कराऊंगा और कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जिससे आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था लास्ट वीडियो का।